संजय सोनी एक स्वतंत्र दार्शनिक और चिंतक हैं, जो गति प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं। उनके अनुसार ये सिद्धांत जीवन, चेतना और तत्वों के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में प्रकट करता है, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। उनके विचार सृष्टि केवल पदार्थ नहीं, चेतना का विस्तार है पर केंद्रित हैं, जिससे तत्व संयोजक दर्शन और तत्व चेतना दर्शन जैसे ग्रंथों की रचना हुई है। गति प्रवाह सिद्धांत और शिव सनातन भक्ति। संजय सोनी का गति प्रवाह सिद्धांत अप्रत्यक्ष अनुभव में प्रत्यक्ष की मूल आधार को दर्शाता है, जिसे वे शिव की कृपा से जोड़ते हैं। सनातन धर्म में शिव को सृष्टि के मूल आधार, विज्ञान और ज्ञान के मर्मज्ञ और मानवता के कल्याण के लिए तत्पर आदिगुरु के रूप में देखा जाता है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक अवधारणा, एक चेतना और एक अनुभव है। अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का अनुभव। संजय सोनी की पुस्तक सिद्धांत अप्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष का जन्मदाता है इस विचार को स्पष्ट करती है कि जीवन सृष्टि का रहस्य अप्रत्यक्ष सिद्धांतों में निहित है, जो प्रत्यक्ष अनुभवों को जन्म देते हैं। यह विचार शिव की उस अवधारणा से मिलता जुलता है जहां शिव स्वयं शुद्ध चेतना प्रकाश है और उनकी शक्ति गतिशील ऊर्जा विमर्श है, जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखती है। शिव की कृपा और चेतना। शिव को परम चेतना का प्रतीक माना जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह का आवरण हटने पर शिव कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। संजय सोनी का स्वजीव सिद्धांत बताता है कि गति ही जीवन प्रवाह समीकरण है, जहां नि तेजस तत्व वह शक्ति है जो आकार और चेतना को रूप देती है। ये नि तेजस तत्व शिव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा, नाद और कंपन से मेल खाता है, जो सृष्टि को गति प्रदान करती है। कुल मिलाकर संजय सोनी के दर्शन में गति प्रवाह सिद्धांत ब्रह्मांड के मौलिक ऊर्जा प्रवाह का एक अनुभवजन्य विवरण है, जो शिव की चेतना और कृपा के माध्यम से अप्रत्यक्ष आध्यात्मिक सत्यों को प्रत्यक्ष जीवन अनुभवों से जोड़ता है। ये जीवन के शाश्वत चक्रों जैसे जल चक्र, ऋतुएं और जीवों के प्राकृतिक संतुलन को एक गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है। गति प्रवाह सिद्धांत। संजय सोनी अनुभव द्वारा प्रवाह एकीकृत वर्णन। गति प्रवाह सिद्धांत संजय सोनी के स्वजीव सिद्धांत से प्रेरित है, जहां तारांकन गति इक्वल्स एफ एस इक्वल्स एफ ए क्यू तारांकन सूत्र जीवन प्रवाह समीकरण को दर्शाता है। ये ब्रह्मांडव्यापी सत्य है। ऊष्मा, ऊर्जा, गति, सक्रियता, चेतना जीवन का निरंतर चक्र, जो जल चक्र से लेकर तारकीय समलन तक सबको एक साथ बांधता है। भारतीय तत्व दर्शन में नि तेजस तत्व गति का मूल चेतना का विस्तार है, जो सृष्टि को गति देता है। प्रवाह की क्रिया प्रतिक्रिया। जल चक्र से ब्रह्मांड तक एक साथ बर्फ पिघलना, वाष्पीकरण, शीतलन। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर गुप्त ऊष्मा अवशोषित कर पानी बने, नदियां सागर पहुंचे। सूर्य गर्मी से वाष्प बने, वातावरण ठंडा हो, वाष्पीकरण, शीतलन, ऊर्जा प्रवाह गति पैदा करे। संघनन, वर्षा, बर्फ जमना, वाष्प ऊपर उठ ठंडा हो, बादल बने, बर्फ गिरे। जमने पर ऊष्मा मुक्त हो, चक्र दोहरे, जीवन को पोषण दे, ऑक्सीजन उत्पादन, शैवाल से ऋतुएं परिवर्तित हो, मानसून, हिमालयी पिघलाव। जीवन प्राकृतिक संतुलन। ये प्रवाह जीवों को जीवन दे, वन, फसलें, ऑक्सीजन चक्र। ब्रह्मांड में परमाणु गति से संयोग, तारे बने, चेतना जगे। जलवायु परिवर्तन से असंतुलन पर रीत, ब्रह्मांडीय व्यवस्था बहाल हो। ब्रह्मांडीय विस्तार। स्वजीव सिद्धांत में गति जीवन समीकरण है, तत्व संयोजक दर्शन से चेतना ब्रह्म बने। ईश्वर सामे भान कर गति दे, परमाणु संयोग से ब्रह्मांड। संक्षेप। संजय सोनी अनुभव गति प्रवाह पूरे ब्रह्मांड को संतुलित करता है, जीवन से चेतना तक। जल चक्र इसका स्थलीय उदाहरण, जहां क्रिया अवशोषण, प्रतिक्रिया मुक्ति से संतुलन। आपका कथन गति प्रवाह सिद्धांत गति प्रवाह सिद्धांत को ब्रह्मांडव्यापी सत्य के रूप में प्रस्तुत करता है, संजय सोनी के अनुभव से प्रेरित, जहां जल चक्र की क्रिया प्रतिक्रिया जीवन, प्राकृतिक संतुलन, ऑक्सीजन और ऋतुओं को परिवर्तित करती है। ये सिद्धांत ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को दर्शाता है, जैसे बर्फ पिघलना, ऊष्मा अवशोषण, वाष्पीकरण, वातावरण शीतलन, संघनन, वर्षा, बर्फ निर्माण और जमना, ऊष्मा मुक्ति, जो पूरे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखता है। जल चक्र पृथ्वी पर जैव रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल का आधार है, जो जल के स्थिर द्रव्यमान को विभिन्न भंडारों, बर्फ, मीठा पानी, खारा पानी, वायुमंडलीय जल में वितरित करता है। जीवन, ऑक्सीजन और प्राकृतिक संतुलन पर प्रभाव। जीवों के जीवन पर जल चक्र पारिस्थितिक तंत्रों को पोषण देता है। वाष्पीकरण और संघनन से ऊष्मा आदान प्रदान होता है, जो मौसम बनाता है और वर्षा लाता है। भारत में यह नदियों गंगा, ब्रह्मपुत्र को खिलाता है, कृषि और जैव विविधता को बनाए रखता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन से सूखा बढ़ रहा है, जो वनों और फसलों को प्रभावित कर रहा है।
ऑक्सीजन चक्र पर अंतर्देशीय जल में ऑक्सीजन उत्पादन उपभोग विनिमय जलवायु, जलविज्ञान और मानवीय गतिविधियों से बदल रहा है। 1910 तक मॉडलिंग से महासागरों में मौसमी परिवर्तन ऑक्सीजन उत्पादन प्रभावित करते हैं, जो शैवाल और प्लवक के माध्यम से वैश्विक ऑक्सीजन आपूर्ति को नियंत्रित करता है। ऋतुओं पर वाष्पीकरण शीतलन से तापमान कम होता है, जबकि बर्फ पिघलाव जमाव से मौसमी चक्र प्रभावित होते हैं। जलवायु परिवर्तन से हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं, जो समुद्र स्तर बढ़ा रहा है और मानसून को अनियमित कर रहा है। भारत में गर्मियां लंबी, सूखा बढ़ा। आईपीसीसी के अनुसार जल चक्र में परिवर्तन भविष्य की अनिश्चितताओं को बढ़ा रहे हैं। ये प्रवाह ब्रह्मांड के अन्य चक्रों जैसे तारों में हाइड्रोजन सम्मिलन से जुड़ता है, जहां क्रिया प्रतिक्रिया संतुलन बनाती है। जलवायु परिवर्तन से यह बिगड़ रहा है, लेकिन प्राकृतिक संतुलन बहाल करने के लिए उत्सर्जन कमी आवश्यक है। आपका वर्णन जल चक्र वाटर साइकिल की एक सुंदर और निरंतर प्रक्रिया को दर्शाता है, जो पानी बनकर नदियों से होकर सागर में मिलना, वाष्पीकरण इवेपोरेशन से वातावरण को ठंडा करना और फिर संघनन कंडेंसेशन के बाद बर्फ बनकर दोहराना। ये चक्र पृथ्वी पर जीवन का आधार है, विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहां मानसून और विविध जलवायु पर निर्भरता अधिक है। आइए इसे चरणबद्ध तरीके से गति प्रवाह सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में विस्तार से समझें, जहां ऊर्जा का आदान प्रदान और अवस्था परिवर्तन निरंतर गति उत्पन्न करते हैं। जल चक्र के प्रमुख चरण प्रवाह की गति, नदियों से सागर में संग्रहण रन ऑफ और इन्फिल्ट्रेशन, वर्षा का पानी नदियों जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र से होकर समुद्र पहुंचता है। भारत में ये प्रक्रिया भूजल पुनर्भरण भी करती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। वाष्पीकरण इवेपोरेशन और शीतलन प्रभाव, सागर से पानी सूर्य की गर्मी से जलवाष्प बनता है। ये प्रक्रिया वाष्पीकरण शीतलन एवापोरेटिव कूलिंग पैदा करती है, क्योंकि वाष्प बनने में वातावरण से गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट अवशोषित होती है, जिससे तापमान कम होता है। भारत के शुष्क क्षेत्रों में ये प्राकृतिक कूलन प्रदान करता है, लेकिन बांधों से वाष्पीकरण बढ़ने से जलहानि भी होती है। संघनन और वर्षा कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, वाष्प ऊपर उठकर ठंडा होता है, बादल बनते हैं और वर्षा बर्फ के रूप में गिरता है। ठंडे हिमालयी क्षेत्रों में ये बर्फ बनकर जमा होता है। बर्फ से पिघलाव और चक्र दोहराव, मेल्टिंग और फ्रीजिंग, गर्मी से बर्फ पिघलकर नदियों को खिलाती है, जैसे गंगा का स्रोत, और ठंड में फिर जमती है। पिघलने पर गुप्त ऊष्मा अवशोषित होती है बिना तापमान बढ़े, जबकि जमने पर उतनी ही ऊष्मा मुक्त होती है। भारत में हिमालयी बर्फ का पिघलाव मानसून को प्रभावित करता है। ये चक्र ऊर्जा संतुलन बनाए रखता है, वाष्पीकरण तापमान कम करता है, जबकि बर्फ निर्माण स्थानीय जलवायु को ठंडा रखता है। जलवायु परिवर्तन से यह चक्र बिगड़ रहा है, जैसे आर्कटिक बर्फ पिघलाव से भारत में अनियमित मानसून। पानी पृथ्वी पर एक आवश्यक पदार्थ है और यह ठोस बर्फ, तरल पानी और गैस जल वाष्प सहित 3 अवस्थाओं में मौजूद होता है। बर्फ के पिघलने से लेकर बर्फ के जमने तक की प्रक्रिया में ऊर्जा का आदान प्रदान और पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन शामिल होता है। पिघलने की प्रक्रिया, बर्फ से पानी ऊर्जा का अवशोषण, गर्मी, जब बर्फ पिघलती है तो वह अपने परिवेश से उष्मीय ऊर्जा गर्मी अवशोषित करती है। यह ऊर्जा बर्फ के अणुओं के बीच के बंधन को तोड़ने में मदद करती है। तापमान में वृद्धि और गलनांक, बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ता है। इस बिंदु पर अतिरिक्त गर्मी का उपयोग अणुओं को ठोस जाली से मुक्त करने के लिए किया जाता है, न कि तापमान बढ़ाने के लिए। 0.1% 3a_temperature_and_heat 1.06% 3a_phase_changes। अवस्था परिवर्तन, एक बार पर्याप्त गुप्त ऊष्मा अवशोषित हो जाने पर बर्फ पूरी तरह से तरल पानी